दोस्तों एबीपी न्यूज़ के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का एक इंटरव्यू आया हुआ है जहां पे वो कट्टों की और बट्टों की राजनीति के ऊपर बात कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ों के ऊपर वो बात कर रहे हैं। आप इस इंटरव्यू को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या झंडा उतारने की सजा गोली मारना हो सकती है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। किसी भी शहरी को, सिटीजन को किसी की जान लेने का इख्तियार नहीं है। हाँ, सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट है हमारे लॉ में, मगर किसी की मिश्रा साहब की जान ले ली गई, वो कत्ल है, मर्डर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर उसका बदला अगर प्रशासन ये कहकर लेती है कि उस मुकाम से ले जाकर 70 किलोमीटर दूर ले जाकर यहाँ पर हथियार छुपाए गए, ये नेपाल जाने वाले थे और फिर पैर पर गोली मारकर एक वीडियो निकाला जाता है, फिर उनसे कहा जाता है कि तुमने भागने की कोशिश की, हमसे गलती हो गई। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मिश्रा साहब को इन लोगों ने मारा है तो कोर्ट किस लिए है? आप सज़ा दिलवाइए ना उन लोगों को, मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाइए बीएनएसएस में। आप कौन रोक रहा है आपको? मगर उसके बजाय आप सिर्फ इंस्टेंट जस्टिस, आप चाहते हैं कि मैगी नूडल्स की तरह या मैकडॉनल्ड के बिग मैक की तरह आप जस्टिस दे दें, तो फिर कोर्ट किस लिए है, जज किस लिए है, कानून किस लिए है? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। तो ये तो फिर अगर कोई सरकार अगर बंदूक से इंसाफ करेगी, गोली से इंसाफ करेगी, तो फिर संविधान गया भाड़ में, बीएनएस गया कचरे की कुंडी में, तो फिर मॉब जस्टिस हो जाएगा। ये तो रूल बाय गन हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ ही नहीं रहेगा इसमें। आप डेमोक्रेसी में मुसलमान को जीतने नहीं देते, आप सिर्फ हमको वोट डालने वाला बनाकर रख दिए, या वोट बैंक जो भी बोलिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी मजबूत उस वक्त होगी कि अगर ठाकुरों का नेता योगी है, ब्राह्मणों का नेता है, नरेंद्र मोदी सीने को मार मार कर कहते हैं टार्जन की तरह लोकसभा में, सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नेता मराठों का शरद पवार नहीं है, जरांगे पाटिल है। मैं सलाम करता हूं उनको। ओबीसी के नेता हैं जिस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मगर जहां पर मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आती है, ना 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 ना, 1938 को चले जाते हैं। अच्छा भाई, आप टिकट भी नहीं देते, ना आप जिता पाते हैं। महाराष्ट्र के ही जुड़ा एक सवाल और मैं आपसे पूछ लेता हूं। वहां पर महायुति यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाला जो गठबंधन है, उसकी सरकार है, और चुनाव से ठीक पहले जो मदरसों में शिक्षक हैं, उनकी पगार, उनकी तनख्वाहें 8,000 से 18,000, 6 से 16,000 कर दी गई। ये चेंज ऑफ हार्ट है या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और? देखिए, जो जहरीला सांप होता है ना, उसका जहर मजेदार नहीं होता, उसका जहर जहर ही होता है। और वही सरकार है जो उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड को खत्म करने की कोशिश की, जो मामला सुप्रीम कोर्ट को गया। वही सरकार है जिसका नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड का जो चेयरमैन है, जिसने कहा कि मदरसों में जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं उनको निकालो, दूसरे मदरसे में डालो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मदरसा बोर्ड के जो पैसे हैं, आपने सेंट्रल बजट में उसको क्या कर दिया? मूंगफली के बराबर कर दिया आपने, इतना कम कर दिया उसको। आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, और आपकी पूरी कोशिश यही है कि महाराष्ट्र में पिछले 5 साल से जो धर्म संसद के नाम पर गंदगी, जहर फैलाया गया है, जहां पर कहा गया कि महिलाओं का रेप कर दिया जाए, इन्हीं की सरकार में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शख्स ने अनाप शनाप बकने की कोशिश की, तो शिंदे चीफ मिनिस्टर उसके साथ खड़े होकर कहते हैं कि मैं इनके साथ हूं। तो ये सब देखिए, जहर है, ये और कुछ नहीं है। जहर है और कुछ नहीं है, पर इस जहर में भी आप सेलेक्टिव राजनीति करते हैं क्या? महाराष्ट्र में 288 में से 14 उम्मीदवार आप उतार रहे हैं, 5%, उससे भी थोड़ा कम। और उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं 9 सीटों पर, उसमें 3 कुंदरकी, गाजियाबाद और मीरापुर में आप उम्मीदवार उतार देते हैं। यहां तो आप अखिलेश का नुकसान करेंगे। सर सुनिए सर, उत्तर प्रदेश में 3 सीट लड़ रहे हैं। कुंदरकी में हमारा चेयरमैन था, उसको बीजेपी ने जो भी है क्या किया, जादू किया नहीं मालूम, बेचारा वो डर के मारे उनको जाना पड़ा। हम कुंदरकी लड़े, वहां पर उपचुनाव है। अच्छा, हम अलायंस क्यों नहीं करता हमसे? हम क्यों नहीं हुई? मैं ये उसी सवाल पर आने वाला था। आप तो अलायंस ही नहीं, अखिलेश और आपकी बातचीत नहीं हुई, आप अलायंस नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आते हैं आप?
जब आप कह रहे हैं किसी भी कीमत पर, हर कीमत पर, बल्कि किसी भी नहीं, आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बनते? मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैंने इस बात को पहले भी कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव से करीब 1-1.5 महीना पहले हमारे अध्यक्ष एक्स एमपी इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के और शरद पवार साहब को, कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट और शरद पवार साहब को लेटर लिखा कि हमको साथ लीजिए, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। इससे बढ़ के और क्या करूं मैं? और क्या कर सकता हूं मैं? जाके भीख तो नहीं मांग सकता ना, वो मेरी फितरत में नहीं है। अब और क्या, अब जो अगर ये सुनेंगे समझेंगे तो उनकी बात है, नहीं सुनेंगे तो मुझे तो मेरे 2 एमएलए हैं महाराष्ट्र में। कुंदरकी में मेरा चेयरमैन रहा है जो अब चला जा चुका है। मेरे वहां पर कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स जीत कर आते हैं। तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो क्या करूंगा? मैं एनजीओ बन जाऊं और थैला लेके फिरूं, ज्ञान देते तो एकला चलो कई राग अलापते रहेंगे, अकेले ही लड़ते रहेंगे। अब लड़ाई एक और मोर्चा आपने खोल दिया है कि भाई सरकार जो संशोधन बिल ला रही है वक्फ बोर्ड का, कि उसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी होने चाहिए, 2 सदस्यों की बात की जा रही है। तो आप सवाल उठा देते हैं भाई तिरुमला बोर्ड में तो सारे हिंदू हैं, हमारे वक्फ बोर्ड में क्यों मुस्लिम आ रहे हैं? पर यह अकेली आवाज साबित हो जाती है क्या? तो सुनवाई नहीं होगी। मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी बहन पल्लवी पटेल है। हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। अब रहा सवाल अकेले चलने का, तो सर अकेले तो चलना पड़ेगा ना, क्यों हम अपने आप को रोक लेंगे? अब रहा सवाल इस जो प्रपोज वक्फ बिल के बारे में, सर आप समझिए हमारी बात को कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे के पूरे मेंबर मुसलमान होते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया कि अब यह कह दिया कि सिर्फ 4 मुसलमान रहेंगे, 11 टोटल मेंबर में से 4 मुसलमान रहेंगे, 2 मैंडेटरी है नॉन मुस्लिम होना, 6 हो गए। अब बचे 5 उस और पूरे नॉमिनेटेड होंगे। अब तक इलेक्शन हो रहा था 95 एक्ट में, एमएलए कैटेगरीज में, एमपी कैटेगरी में और बार काउंसिल में। नरेंद्र मोदी के बिल कह रहा है कि अब इसको वो कर देंगे नॉमिनेटेड। तो यानी 11 में से तो पूरे बीजेपी 7 के 7 नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 1 यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो होंगे, उसमें से आप कह रहे हैं कि 4 मुसलमान होंगे, 2 तो मैंडेटरी नॉन मुस्लिम है, बाकी आप नॉमिनेट कर देंगे, यानी आप नॉन मुस्लिम को नॉमिनेट कर देंगे। और तरफे तमाशा यह है कि आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट, उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट, केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कर्नाटका चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, तमिलनाडु का एक्ट, आंध्र का एक्ट, तेलंगाना का, उड़ीसा का। यहां पर तो कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक हिंदू रहना चाहिए, ट्रस्टीज हिंदू रहना चाहिए। अगर वो हिंदू मजहब को छोड़ देता है तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम हमारे हिंदू भाइयों की एक बहुत बड़ा वो उनके लिए मरकज है। वहां के न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन कहते हैं कि एम्प्लॉइज भी हिंदू होने चाहिए। ट्रस्टीज मेंबर्स तो 24 हैं जो पूरे हिंदू हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो हिंदू धार्मिक स्थान है वहां पर हिंदू हो, जो मुस्लिम जहां पर जगह है वहां पर मुसलमान होने चाहिए, आप ये कह रहे हैं? दखल अंदाजी ना हो, हिंदू वहां पर हिंदू कर्मचारी हैं तो ठीक है, यहां पर मुसलमान होने चाहिए। मेरा बोलना यह है कि आर्टिकल 26 भारत के संविधान में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ऑफ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन को देता है। 26 का ए पढ़ लीजिए, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस। बी देख लीजिए, मैनेज इज ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। सी देख लीजिए, डी देख लीजिए, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। आप उसका वायलेशन कर रहे हैं। और पैरिटी ये डिमांड करती है कि जब इन जगहों पर हिंदू धर्म के जो आस्थाने हैं, जो उनके टेंपल्स हैं, वहां पर हिंदू धर्म के लोग होंगे, बहुत अच्छी बात है। मुझे क्या मालूम कैसे चलाया जाए, एडमिनिस्टर कैसा कराया जाए। यहां पर आप वक्फ बोर्ड में क्यों कर रहे हैं? वो फेयर पॉइंट है, पर क्या आप ये बात नहीं मानेंगे? दैट्स अ फेयर पॉइंट ओवैसी साहब, लेकिन क्या आप ये बात नहीं मानेंगे कि वक्फ बोर्ड का, उस कानून का बेजा इस्तेमाल भी होता है? हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति पर कब्जे भी किए बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड के लोग, या वक्फ बोर्ड के नाम पर। क्या ये कड़वी हकीकत नहीं है?
मैं आपको हमारे तेलंगाना के एंडोमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट अभी दिखा देता हूं। मैं आपको आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट दिखा देता हूं, ओडिशा के स्टेटमेंट दिखा देता हूं, जहां पर उन्होंने कहा कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी करप्शन हो रहा है। जो बिल लाया गया है संदीप साहब, वो करप्शन दूर करने के लिए नहीं लाया गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके देखने वालों को। अभी 95 एक्ट ये कहता है कि अगर कोई डिसऑनेस्ट तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेचता है तो 95 का एक्ट कहता है कि 2 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट और नॉन बेलेबल। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, 6 महीने और बेलेबल करते हैं उसको। आप कौन वक्फ की प्रॉपर्टी को बचा रहा है, कौन करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, कौन करप्ट को जेल भिजाना चाहता है। एक ही मिसाल दे रहा हूं, ऐसे बहुत से मिसालें दे सकता हूं। तो ये धर्म की मजहब की सियासी दुकानदारी। जी ओवैसी साहब, एक दो सवाल का वक्त और बचा है। जो ये मजहब की सियासी दुकानदारी हो रही है, आप कह रहे हैं संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, वैलिड पॉइंट आर्टिकल 26, आर्टिकल 26A का आपने हवाला भी दिया। लेकिन अब इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, बुलडोजर अगर चलता है क्रिमिनल्स के खिलाफ, तो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो देश को बुलडोजर के आधार पर चलाना चाहते हैं, सबको बुलडोज करना चाहते हैं, संविधान के आधार पर नहीं चलाना चाहते। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? अपराधियों के खिलाफ आप और हम कार्रवाई नहीं कर सकते, कोर्ट करेगा। आप अगर घर तोड़ना चाह रहे हैं तो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। ये इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन भी करना पड़ा है। आप एक देखिए, एक मजाक बन चुका है कि एक इलाके में, गांव में 25 घर हैं, उसमें सिर्फ 2 मुसलमानों के घर हैं, वो अवैध बन जाते हैं, बाकी 22 घर लीगल हैं। पूना में, पूना की मिसाल दे रहा हूं आपको, सुबह 4 बजे से लोग रो रहे थे, आज से 20 दिन पहले। 5000 घर हैं वहां पर, सिर्फ एक मस्जिद मदरसा है, उसको तोड़ दिया आपने, बाकी लीगल हो गए। ये कौन सा जुल्म? ये जुल्म नहीं है तो क्या है? आप तो रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर, समुदाय के नाम पर बुलडोजर चढ़ा रहे हैं, ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, नोटिस नहीं देते आप। मगर जुर्म यह है कि मुसलमान है, जुर्म यह है कि मस्जिद है, जुर्म यह है कि वहां पर कोई कुछ हो गया है तो आप तोड़ देते हैं। ड्यू प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो करते, नोटिस क्यों नहीं देते आप? अच्छा, जिन बच्चों को गोली मारी आपने बहरेच में, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि सर हमारा घर मत तोड़ने लगाइए, रुकवाइए उसको। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति के ऊपर, जहाँ पे वो इस तरीके की सब बात कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड के ऊपर बात कर रहे थे? आप लोग क्या लगता है कि क्या वक्फ बोर्ड के जो बिल आ रहा है, जिसके ऊपर ये जो बता रहे हैं, और जो जितना ये हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए, मैं बोलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।